नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है लॉ से रिलेटेड। लॉ यानी हमारा आरएस मेंस एग्जाम का पेपर थर्ड का यूनिट 3 और यूनिट 3 का भी अपना पार्ट नंबर सी, ठीक है, जिसमें हम विधि के बारे में बात कर रहे हैं। और विधि के बारे में हमने पहले लेक्चर को दो पार्ट में, पहले चैप्टर को दो पार्ट में बांटा हुआ है। पहले चैप्टर का शुरुआत में हमने कॉन्सेप्ट समझे कि विधि की अवधारणा कहाँ से निकल के आई है, टाइमोलॉजी समझी, उसका पूरा सीक्वेंस हिस्ट्री समझी, एंड देन विधि से रिलेटेड कुछ व्यक्तियों की जैसे गिरी, पोलक, सामेंड, इनके द्वारा क्या परिभाषा दी गई ये हमने देखी। तो विधि का कॉन्सेप्ट अवधारणा समझी। उसके बाद में हमने विधि से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट सिद्धांत समझे, और दो इम्पोर्टेंट सिद्धांत थे कब्जा का एंड स्वामित्व का, ठीक है। कब्जा भौतिक नियंत्रण, स्वामित्व वैधानिक नियंत्रण, ये बात हमने वहाँ पे समझी थी। और उनसे रिलेटेड कुछ अलग अलग प्रावधान थे, कब्जे के प्रकार वगैरह समझे थे, कुछ उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे वो अभी हमने देख लिए थे। तो ये पहले चैप्टर में या पहले पार्ट में हमने कंप्लीट कर दिए थे। इसके अलावा पहले चैप्टर के और कुछ कॉन्सेप्ट और हैं विधि से रिलेटेड जो उन्होंने लिखे हुए हैं। जैसा कि उन्होंने बोला हुआ है कि अधिकार को आप बेसिकली समझिए, अधिकार की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए इस तरीके से, कर्तव्य को आप समझिए, दायित्व को आप समझिए, और उसके अलावा उन्होंने बोला है व्यक्ति एंड व्यक्तित्व को समझिए आप, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें तो आप एक दूसरे से रिलेट कर ही पा रहे होंगे, अधिकार, कर्तव्य और दायित्व। और ऐसा भी नहीं है कि अधिकार आप जानते नहीं हो, कभी यूज नहीं किया हुआ, आपके क्या अधिकार हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं, आपके क्या दायित्व हैं, बट हमें अकॉर्डिंग टू द लॉ डेफिनेशंस देखनी है। और जो मैंने पहले बोला था कि कुछ लोगों ने उसके बारे में क्या परिभाषा दी है, चूँकि परिभाषा ज़्यादा पूछी जा रही है तो वो हमें देखनी होगी। वैसे मैं आपको अगर बेसिकली समझाने की कोशिश करूं तो दो चीज़ों से शुरुआत करता हूं, अधिकार और कर्तव्य से, ठीक है। बाकी आप जानते हैं कि आपका पास क्या अधिकार है। एक मूल अधिकार वाला कॉन्सेप्ट तो हम संविधान में पढ़ते ही हैं, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हैं। लेकिन अगर डेफिनेशन के रूप में देखें तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जब अधिकार किसी चीज़ का आपको मिलता है तो आपको एक शक्ति साथ में मिलती है, आपको पावर साथ में मिलती है, ठीक है। तो इसको अगर डेफिनेशन में देखा जाएगा तो अधिकार एक्चुअली में एक पावर होती है उच्चस्थ व्यक्ति के पास में। उच्चस्थ व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति एसडीएम है, एसडीएम पोस्ट पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो हायर पोस्ट पे है मान लीजिए वो, उसके पास में कुछ शक्तियां हैं। और वो शक्तियां किस काम की हैं कि जो उसके अधीनस्थ काम करने वाला व्यक्ति है, मान लीजिए कि उसके अधीनस्थ एक क्लर्क काम कर रहा है, ठीक है, अधीनस्थ उसके क्लर्क काम कर रहा है, तो इस एसडीएम के पास में कुछ पावर मिली हुई है। और वो पावर क्या है कि इस क्लर्क से या इसके एसडीएम के अंडर आने वाले जितने भी अधीनस्थ हैं उन सब से कर्तव्य पालन कराने के लिए जो पावर मिली हुई है, शक्ति मिली हुई है, वही क्या कहलाता है, अधिकार। एक अधिकार के साथ में ऑटोमेटिक एक कर्तव्य जुड़ जाता है, और वो कर्तव्य जो अधीनस्थ व्यक्ति है उसको करना होता है। जस्ट ये लॉ की डेफिनेशन है। बाकी आप अधिकारों का जानते हो, बट अधिकार वाली जब भी बात आती है तो एक चीज़ याद रखना कि इसके साथ में शक्ति मिलती है, एक्चुअली में पावर मिलती है। अगर आप कहीं पे कोई भी अधिकार यूज कर रहे हैं तो पहले आपके पास में वो उस अधिकार को यूज करने की पावर होनी चाहिए। तो यही लॉ की डेफिनेशन है अधिकार से रिलेटेड, ओके। और कर्तव्य जो अधीनस्थ से पालन करवाया जा रहा है वो कर्तव्य होता है। तो टॉपिक है अधिकार, कर्तव्य एंड दायित्व। इंग्लिश में बोलेंगे राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। अधिकार, अधिकार की डेफिनेशन के हिसाब से देखें, उच्चस्थ व्यक्ति के पास में एक शक्ति के रूप में अधिकार मिले होते हैं ताकि वो अधीनस्थ व्यक्ति से कर्तव्य पालन करवा सके, इस तरीके से। अब इस डेफिनेशन को मैं पढ़ के बोलता हूँ, जो मैंने आपको समझाया उस चीज़ को समझिए। हायर पोस्ट पे कोई व्यक्ति, उसके पास में पावर, शक्ति मिली हुई है ताकि वो लोअर पोस्ट पे या अधीनस्थ पोस्ट पे जो व्यक्ति है उससे कार्य करवा सके। अधिकार को शक्ति एवं सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको अधिकार मिला हुआ है तो देन आपके पास में पावर है, ओके। जिसके अनुसार अधिकार वह भावना है जिसमें एक व्यक्ति उच्च स्थिति में होते हुए अधीनस्थ को उसके कर्तव्य पालन के लिए बाध्य कर सकता है। यहाँ एसटीएम को पावर मिली हुई है कि उसके अंडर में जितने भी लोग हैं, अधीनस्थ हैं, उनसे वो कर्तव्य पालन कर रहा सकता है, उसको बाध्य कर सकता है, ओके। अब यहाँ पे हमें, जैसा हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि कुछ अलग अलग लोगों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, वो हमें पता होना चाहिए। सामंत जी, इन्होंने बोला विधि द्वारा कुछ करने हेतु बाध्य करने की शक्ति अधिकार कहलाती है। तो शक्ति है, ठीक है, विधि द्वारा, लॉ के द्वारा मिलनी चाहिए, वो कानून के द्वारा मिलनी चाहिए। सीधी सी बात ये है, अपने मन से ऐसे नहीं मान लेना चाहिए कि भाई कि मैं ही एसडीएम भी बनाए तो कानून के तहत ही बनाए, कलेक्टर भी बनाए तो कानूनों के परीक्षा पास करके उनके तहत ही सिस्टम से बना हुआ है वो। तो विधि द्वारा उसको कुछ पावर मिली हुई है, कार्य कराने की शक्तियाँ,
और वो क्या कहला रही हैं, अधिकार कहला रही हैं। और कार्य किससे करवा रहा है, कर्तव्य पालन किससे करा रहा है, वो अधीनस्थ से। बात परिभाषा जो यहाँ पढ़ी है उसी से रिलेटेड रहेगी, बट कुछ चीज़ लोग एक चीज़ को पॉइंट को एक्स्ट्रा बोल देंगे, एक चीज़ को कम बोल देंगे, इसी तरीके से ये आपको रटनी होनी चाहिए बस। इसमें साइमंड ने बोला है विधि द्वारा कार्य करने की या कुछ करने बाध्य करने की शक्ति अधिकार कहलाती है। ऑस्टिन कहता है किसी अन्य को उसको कर्तव्य पालन हेतु बाध्य करने की शक्ति का अधिकार कहलाता है। बात से में कोई अंतर नहीं आया। हॉलैंड कहता है राज्य की अनुमति तथा सहयोग के द्वारा दूसरे के कार्यों को नियंत्रण करने की क्षमता अधिकार कहलाती है। राज्य की अनुमति तथा सहयोग द्वारा दूसरों के कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता या शक्ति अधिकार कहलाती है। तो ऑटोमेटिक एक चीज़ देखिए कि शक्ति वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आ रहा है, उच्चस्थ व्यक्ति वाला व्यक्ति इसके साथ में एसोसिएट है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अधिकार की विशेषताएं या लक्षण 3-4 पॉइंट अगर पूछे, तो अधिकार के साथ में एक तरीके से संबंध जो है किससे, पावर से। जिसके पास में अधिकार है उसके पास में ताकत या शक्ति है। अधिकार संपन्न व्यक्ति उच्च स्थिति में होता है। अधिकार को पालन करवाने वाला व्यक्ति अपने आप ही ऊपर हायर पोस्ट पे होगा, तभी वो अधिकार उसके पास में मिला हुआ है। इवन इफ हमारे पास में अगर फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं तो हमारे पास में पावर है सरकार से हमारे मूल अधिकारों को पालन करवाने की। तो उस कंडीशन में हम हायर उच्च स्थिति में होते हैं और सरकार निम्न स्थिति में होती है। हमारी प्रस्तावना भी क्या कहती है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, वहाँ से ये सब शुरू होता है। तो उस कंडीशन में मूल अधिकारों को पालन कराने के लिए सरकार का कर्तव्य है कि मूल अधिकारों का पालन होना चाहिए, तो सरकार निम्न स्थिति में आ जाती है उसमें, और हम लोग जिनके मूल अधिकार हैं वो हायर स्थिति में आ जाते हैं और वो पावर उन अधिकारों की हमारे पास में होती है। अधिकार विहीन व्यक्ति शक्तिहीन होगा, सीधी सी बात है, और जिसके पास में अधिकार है वो उच्च स्थिति में होगा। अधिकार के साथ में एक सहायक कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जब भी मैंने अधिकार की बात करी कि भाई ये उच्चस्थ व्यक्ति है, हायर वाला ये है ऊपर, ठीक है, और इसके जो है निम्नस्थ है, यहाँ इसके पास में जुड़ा हुआ है अधिकार और इससे कर्तव्य पालन करवा रहा है नीचे वाले से। तो ये अधिकार के साथ में क्या जुड़ गया, ऑटोमेटिक ही कर्तव्य की, जिससे कार्य करवा रहा है तो उस पर कर्तव्य पालन वाला जो है वो, तो अधिकार के साथ में एक सहायक कर्तव्य भी होता है। अब अधिकार से संबंधित कुछ मान्यताएं कि ये चीज़ें होंगी तो मान लिया जाएगा कि भाई अधिकार है, ठीक है, और इसमें कुछ खास बात नहीं है, 2 पॉइंट रट लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो आदमी के अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मैं अधिकार रखना चाहता हूँ। दूसरी बात, अधिकार अगर किसी व्यक्ति को मिल गए तो उसको संरक्षित करने के लिए विधि के द्वारा कानून भी बने होने चाहिए। अगर कानून नहीं बने हैं विधि के द्वारा संरक्षित करने के, तो पावर ही नहीं दी गई है, तो फिर उस अधिकार का कोई मतलब नहीं होता। ये 2 पॉइंट हैं कि प्री मान्यताएं अधिकार होने के लिए यह है। पहले इंसान मूल अधिकारों पे बात करूं तो जो नागरिक है उसके अंदर इच्छा भी होनी चाहिए कि मुझे अधिकार रखना है, ओके, मुझे स्वतंत्रता का अधिकार रखना है। तो नागरिकों में या अधिकारों में इच्छा अंतर्निहित होती है अधिकार रखने की। विधिक अधिकारों में इच्छा अनिवार्य तत्व है एवं अधिकारों की मांग तथा उपयोग व्यक्तिगत इच्छा का विषय है। तो पहला, अधिकार की जो है वो इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, मूल अधिकार के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दूसरा, उस अधिकार है उनको विधि के द्वारा संरक्षित होना चाहिए, विधि द्वारा मान्य और संरक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये 2 मान्यताएं प्री एजम्पशन जो है वो होनी चाहिए अधिकार के रिलेटेड। एक व्यक्ति की इच्छा हो कि मुझे स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए, व्यक्ति की इच्छा हो कि मुझे समानता का अधिकार चाहिए, ठीक है, इच्छा होना जरूरी है। दूसरा, अगर व्यक्ति की इच्छा है स्वतंत्रता और समानता का अधिकार वाली, तो सरकार को संविधान में आर्टिकल बना के लिखना होगा कि ये मान्य है और इनको संरक्षण हम दे रहे हैं। अगर इनका उल्लंघन हो रहा है तो फिर अलग कानूनी प्रावधान होने चाहिए, ओके। तो ये विधि द्वारा मान्य और संरक्षण होने चाहिए। अब विधिक अधिकारों के प्रावधान वही सब कि मौलिक अधिकार, लोकलक्षी, व्यक्तिलक्षी, सकारात्मक, नकारात्मक, संयोगिक और पूर्ण अधिकार, अपूर्ण अधिकार, स्वयं सांप्रतिक और पर सांप्रतिक, लोक अधिकार, निजी अधिकार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। मेरे हिसाब से इन्हें जब पढ़ेंगे तो इनमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आपने पहले नहीं सुना होगा। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं तथा जिनकी रक्षा का प्रावधान भी हमारे संविधान में किया गया है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 संविधान के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के द्वारा दिए गए हैं। तो ये परिभाषा आपने पढ़ी हुई है, 50 बार पढ़ी हुई है, समझाने का इसमें कुछ खास नहीं है। एक है लोकलक्षी अधिकार, एक है व्यक्तिलक्षी अधिकार। जस्ट अगर हम देखें, जस इन रेन एंड जस इन पर्सोना, इस तरीके से इनके जो है वो लैटिन वर्ड यूज है। बट नाम से आप देखिए, लोकलक्षी और व्यक्तिलक्षी। लोकलक्षी
यानी जनता के ध्यान में रखते हुए दिए गए अधिकार जो पूरे विश्व के जो है उस विरुद्ध प्राप्त हैं, मतलब वे अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण विश्व के विरुद्ध प्राप्त हैं, जैसे स्वयं की संपत्ति पर कब्जे का अधिकार, ये लोकलक्षी अधिकार है। और अगर कोई व्यक्ति को टारगेट रखते हुए उसी के विरुद्ध प्राप्त हो तो वो होता है व्यक्तिलक्षी। वे अधिकार जो व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति विशेष के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, जैसे तलाक में गुजारा वक्ता का अधिकार। नहीं समझ में आया? ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा आसान तरीके से समझ लीजिए। लोकलक्षी इन द सेंस, ठीक है, अधिकार आते ही आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि शक्ति मिल रही है आपको, ठीक है, पावर मिल रही है, तो वो किसके विरुद्ध मिल रही है? लोकलक्षी में पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति हो उसके विरुद्ध मिल रही है। यानी मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का खेत है, इस खेत पे उसका स्वामित्व है, उसका कब्जा है, तो इस खेत को उपयोग करने का अधिकार उसे मिला हुआ है क्योंकि उसका स्वामित्व है। अब दुनिया में कोई भी आदमी आके उससे उस खेत को नहीं छीन सकता अगर उसने विधि के तहत उसे खेत लिया हुआ है। तो ये खेत को उपयोग करने का अधिकार या कोई भी वस्तु जिसका स्वामित्व और कब्जा उसके पास में है उसको उपयोग करने का अधिकार उसे पूरे विश्व के खिलाफ मिला हुआ है। यानी इन द सेंस दुनिया का कोई भी व्यक्ति आकर के उससे वो अधिकार नहीं छीन रहा है। ओके, ये कहलाता है लोकलक्षी, यानी ये पब्लिक लेवल पे, जनता के लेवल पे होगा। और एक व्यक्तिलक्षी, कोई ऐसा अधिकार जो पर्टिकुलरली एक ही व्यक्ति के, मान लीजिए कि 3 तलाक वाला या तलाक वाले में जो है वो तलाक के बाद में भरण पोषण का अधिकार मिलता है महिला को, ठीक है। अब वो महिला को भरण पोषण वाला जो अधिकार मिला है वो उसके पति के खिलाफ ही मिला है। वो ऐसे नहीं बोल सकती कि ये तीसरे पर्सन से मैं भरण पोषण ले लूंगी या इधर 5वें पर्सन से भरण पोषण ले सकती, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति से ही भरण पोषण ले सकती है। यानी ये अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ मिला है, वो अपने पति के खिलाफ उसे। ओके, तो ऐसे व्यक्ति के किसी एक व्यक्ति को टारगेट करते हुए विशेष व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई अधिकार मिला है तो वो व्यक्तिलक्षी, और कहीं पे भी चले जाओ सबके विरुद्ध उसे अधिकार मिला हुआ है, यानी वो अधिकार कहीं पे भी यूज कर सकता है, तो वो क्या होता है? लोकलक्षी होता है। अगर पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति के विरुद्ध मिला हुआ है तो वो क्या होता है? व्यक्तिलक्षी होता है। दैट्स इट। सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार, जस्ट सकारात्मक में क्या होता है? किसी कार्य को पूरा करने का सकारात्मक तरीके से कि इस कार्य को करने का अधिकार है मेरे पास में। दूसरा नकारात्मक, इस कार्य को नहीं करने का अधिकार मेरे पास में, तो नकारात्मक हो गया। दैट्स टू डू और टू नॉट टू डू। टू डू सकारात्मक और नॉट टू डू नकारात्मक। भाई मुझे ये कार्य करने नहीं करने का अधिकार है मेरे पास में, तो नहीं जुड़ गया तो नकारात्मक अधिकार। बस सीधी सी बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट बेसिक थिंग्स। संयोगिक और पूर्ण अधिकार। संयोगिक वे अधिकार जो किसी शर्त की पालना अथवा घटना के घटित होने पर, एक संयोग के पूरा होने पर ही प्राप्त होंगे। संयोगिक, संयोग अगर पूरा हो गया तो वो अधिकार जो है मिलते हैं। लाइक आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है या एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराया हुआ है, ठीक है, तो अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, वो एक संयोग है, ठीक है, तो वो संयोग हो जाएगा तो ही बीमा कंपनी आपको जो है वो उसका क्लेम देगी। अगर आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो बीमा कंपनी आपको जो है वो उसका क्लेम नहीं देगी। तो सीधा सा बात है, अगर कोई एक संयोग पूरा हुआ उसके बाद में आपको अधिकार मिलेगा तो क्या कहलाता है? संयोगिक। और पूर्ण अधिकार, ऐसा अधिकार जो बिना किसी शर्त के आपको हर जगह पालन प्राप्त होगा। ओके, स्वयं के प्राण रक्षा करने का अधिकार तो पूर्ण अधिकार है ये। ओके, कंप्लीट अधिकार है। अपूर्ण अधिकार, कुछ विधिक अधिकार ऐसे होते हैं जिन्हें विधि मानती तो है परंतु उनके उल्लंघन की दशा में विधि उपचार प्रदान नहीं करती है, तो उन्हें क्या बोला जाता है? अपूर्ण अधिकार। हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनमें जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे रिलेटेड एक आर्टिकल 32 है। उस 32 में उस संवैधानिक मूल अधिकारों के उपचार की बात की गई है, तो वो तो हो गए पूर्ण अधिकार। लेकिन विधि कह रही है कि आपको हक है कुछ चीज़ों का, ठीक है। कोई एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने बोल दिया कि विधि कह रही है या एक जो संस्कार कह रहे हैं लोगों के, या प्रथाएं कह रही हैं, मान लीजिए मोस्टली प्रथाएं, मान लीजिए प्रथाएं कह रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो चुका है तो उसके जो है वो सबको सम्मानपूर्वक तरीके से संस्कार किया जाना चाहिए, अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। तो उस सब का एक तरीके से अधिकार है कि अंतिम संस्कार उसका सम्मानपूर्वक तरीके से होना चाहिए। लेकिन उस अंतिम संस्कार के लिए
हमारे संविधान में कहीं पे भी कोई उपचार वाली बात नहीं कही गई है। अगर आप अंतिम संस्कार पूरा सिस्टमेटिक वे में नहीं कर रहे हो तो उसके खिलाफ नहीं जाया जा सकता। ठीक है, तो विधि यह परंपराएं मान तो रही है कि यह अधिकार है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन संविधान में या कानूनों में उसके रक्षण के लिए कोई उपचार नहीं किया गया है, तो वो क्या होता है, अपूर्ण अधिकार होता है। दैट्स इट। स्वयं सांप्रतिक और पर सांप्रतिक। ठीक है, देखिए एक एक करके। कुछ अधिकार व्यक्ति को किसी अन्य की संपत्ति में भी प्राप्त होते हैं, तो ये कौन से हो गए, पर सांप्रतिक। ठीक है, ठीक है, संपत्ति और पर दूसरे की, बात खत्म। ऋणदाता द्वारा ऋणी की संपत्ति को बिकवाने का अधिकार। ठीक है, एंड उसके बाद में दूसरा स्वयं सांप्रतिक, व्यक्ति के वे अधिकार जो उसे स्वयं की संपत्ति के संबंध में प्राप्त होते हैं, तो स्वयं की संपत्ति तो स्वयं सांप्रतिक, इसमें कुछ भी, स्वयं की संपत्ति को उपयोग लेने का अधिकार। दैट्स इट। ओके, तो ये जस्ट नॉर्मल पर सांप्रतिक और स्वयं सांप्रतिक, इनमें अगर पूछा जाए तो जस्ट आप बोल देना भाई किसी कुछ अधिकार किसी व्यक्ति को अन्य की संपत्ति में भी प्राप्त होते हैं, और अगर खुद की संपत्ति में कुछ अधिकार प्राप्त हो रहे हैं तो स्वयं सांप्रतिक हो गए। लोक अधिकार और निजी अधिकार, वे अधिकार जो राज्य में निहित होते हैं, राज्य इनकी मांग लोक प्रतिनिधि की हैसियत से करता है, तो राज्य ऐसे अधिकार को लोक अधिकार कहते हैं। वे अधिकार जो व्यक्तियों में निहित होते हैं वो निजी अधिकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप इस लोक अधिकार को और निजी अधिकार को लोकलक्षी और व्यक्तिलक्षी से कंफ्यूज मत करना। ठीक है, लोकलक्षी पूरे संपूर्ण विश्व के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार हैं, व्यक्तिलक्षी किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। और इधर अगर हम देखें तो लोक अधिकार ये है सरकार के द्वारा लोगों के भले के लिए उनके प्रतिनिधि के रूप से कुछ अधिकार दिए जाते हैं जो राज्य के द्वारा दिए जाते हैं, वो लोक अधिकार। ओके, और वे अधिकार जो व्यक्तियों में निहित होते हैं वो निजी अधिकार होते हैं। एक व्यक्ति के निजी अधिकार वो निजी अधिकार। ओके, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, किसी देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अधिकार बने हुए, तो अंतर्राष्ट्रीय अधिकार, इसमें कुछ समझने का है नहीं मेरे हिसाब से। तो बस आप ये संयोगिक पूर्ण अधिकार एंड लोकलक्षी और व्यक्तिलक्षी को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। ओके, एंड देन लोक अधिकार निजी अधिकार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये भी थोड़ा भी इसका कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना। दैट्स इट। बाकी सब अधिकार तो मैं पढ़े हुए हैं, बट 2 नंबर में इनमें से कोई भी अधिकार पूछा जा सकता है। लॉ में यही सवाल इस तरीके से घूम फिर के बनते हैं। ओके, देन अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कर्तव्य। अधिकार के संबंध में उपलब्ध सहायक कार्य ही कर्तव्य कहते हैं। मैंने वही जस्ट बताया था कि एक उच्चस्थ व्यक्ति है, एक निम्नस्थ व्यक्ति है या अधीनस्थ व्यक्ति है। उच्चस्थ व्यक्ति के पास में क्या है, अधिकार है, पावर है, और निम्नस्थ व्यक्ति के पास में क्या है, कर्तव्य पालन करने का। ठीक है, कर्तव्य पालन करने का। तो अधिकार के संबंध में उपलब्ध अधिकार से ही सहायक क्या है, ये कर्तव्य है। ओके, सामंत जी ने कहा कि जब कोई उच्चस्थ व्यक्ति अधीनस्थ को जिन कार्यों के लिए बाध्य करता हो तो ऐसे कार्य ही अधीनस्थ कर्तव्य कहलाते हैं। अगर आपसे 5 नंबर में अधिकार और कर्तव्य में डिफरेंस पूछ ले तो आप बता सकते हो। अधिकार में उच्चस्थ की भावना प्रतीक हो रही है, आपको पता चल रहा है अधिकार में हायर लेवल पोस्ट की बात हो रही है, और कर्तव्य में लोअर लेवल या अधीनस्थ सबऑर्डिनेट लेवल की भावना निकल के आ रही है। अधिकार शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पे कर्तव्य ये दायित्व के समीप है, ये आपको पालन करने वाले के समीप है, दायित्व के आसपास में। ओके, यहाँ पावर दिख रही है। विधि द्वारा संरक्षित होता है, संरक्षित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं कर्तव्य। अधिकारों की समाप्ति कर्तव्य को स्वतः समाप्त कर देती है। अगर किसी एसटीएम के अधिकार समाप्त हो गए तो उसके पास में पावर समाप्त हो गई, तो फिर वो पावर समाप्त होते ही किसी क्लर्क को आदेश नहीं दे सकता कि आप अपना कर्तव्य पालन करो। ठीक है, कर्तव्य की समाप्ति से अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। ओके, वो एग्जाम्पल उसी तरीके से समझ लीजिए, एक एसडीएम है और एक क्लर्क है लोअर लेवल पे। तो एसडीएम के पास तो अधिकार है ही, मान लीजिए क्लर्क का कर्तव्य समाप्त हो गया तो एसडीएम के अधिकार तो समाप्त नहीं हुए ना, उसके पास और दूसरे अधिकार हैं। ओके, तो ये है अपना अधिकार एंड कर्तव्य वाला पॉइंट। ओके, ये 5 नंबर में याद रख लेना, पूछा जाए तो आप आसानी से लिख लेना। कर्तव्य के प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक, समझाने का कुछ भी नहीं है। किसी को करने के लिए बोला जाए कि भाई ये काम जो है आपको करना है तो सकारात्मक, और किसी को रोकने के लिए बोला जाए तो नकारात्मक। सापेक्ष और निरपेक्ष कर्तव्य, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। ठीक है, सापेक्ष और निरपेक्ष कर्तव्य इसमें पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम में। वे कर्तव्य जिनके साथ अधिकार कोई वे कर्तव्य जिनके साथ सदैव कोई अधिकार भी जुड़ा हुआ होता है वो होते हैं सापेक्ष। ठीक है, जिनके
सापेक्ष मतलब रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव यानी मतलब उसके साथ में अधिकार के कर्तव्य के साथ में अधिकार जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। कर्तव्य और अधिकार जुड़े हुए होते हैं, ये तो होते हैं सापेक्ष में। ओके, दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो दोनों के बीच में अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। और निरपेक्ष वे कर्तव्य जिनके संबंध में किसी प्रकार के अधिकार की मांग नहीं की जा सकती। मतलब कि आपको इनकम टैक्स भरना है तो वो आपका एक कर्तव्य है, अब आप उसके बदले में कोई अधिकार नहीं मांग सकते, वो कर्तव्य है, निरपेक्ष कर्तव्य है, ठीक है। कर चुकाने का जो है वो आपका कर्तव्य है, तो वो करना ही करना पड़ेगा, उसके साथ में आपको कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। जिनके साथ में कुछ अधिकार मिलते हैं वो क्या होते हैं, सापेक्ष, ठीक है। तो याद रख लेना कैसे भी करके कि भाई जब भी कोई कर्तव्य को करने के साथ में आपको कुछ अधिकार भी जुड़ा हुआ होता है तो वो होते हैं सापेक्ष। और वे कर्तव्य जिनको पूरा करने के साथ में आपको कोई अधिकार मांग नहीं की जा सकती वो होते हैं निरपेक्ष, ठीक है। और अगर आप निरपेक्ष कर्तव्य को भंग कर देते हैं, अगर आप टैक्स नहीं चुकाते हैं तो वो अपराध कहलाता है, ठीक है। निरपेक्ष कर्तव्यों का भंग होना ही अपराध कहलाता है। ओके, तो ये हैं सापेक्ष और निरपेक्ष दो प्रकार के कर्तव्य। अब तीसरा पॉइंट आता है दायित्व। वैसे हमने अभी जस्ट देखा, क्या क्या देखा, अधिकार देखा। अब अधिकार में और कर्तव्य में बस वही चीज़ ध्यान रख लेना, जब भी अधिकार की बात आएगी तो शक्ति की बात आएगी, और शक्ति किसके पास में, उच्चस्थ व्यक्ति के पास में, ओके, हायर वाले के पास में। और जब भी कर्तव्य की बात आएगी तो कर्तव्य एक्चुअली में दायित्व के समीप है, ठीक है। और ये जो है वो किसको है, निम्नस्थ को करना होगा, ठीक है। तो ये है अधिकार एंड कर्तव्य। और दायित्व को आसानी से समझ लीजिए, कर्तव्य में अगर बाध्यता जोड़ दी जाती है तो दायित्व, बाध्यता यानी कंपलसरी, ठीक है, कि आपको करना ही करना है, कर्तव्य के साथ में अगर बाध्यता जोड़ दी तो वह दायित्व होता है। जब किसी व्यक्ति को अपना कर्तव्य करने के लिए कानूनन बाध्य किया जा सकता है तो वह कार्य या कर्तव्य उसका दायित्व कहलाता है। दैट्स इट, कोई खास अंतर नहीं है, जस्ट कंपलसरी या नेसेसिटी जोड़ दी गई कर्तव्य के साथ में, ठीक है। कर्तव्य मूलतः एक नैतिक अवधारणा है, जबकि जो स्वैच्छिक होती है, किसी विधि के तहत जब इसको अनिवार्य बना दिया जाता है तो दायित्व कहलाता है। तो मोस्टली सरकार के अंतर्गत जो है वो कर्तव्य से ज़्यादा दायित्व होते हैं, ठीक है। दायित्व अधीनस्थ के, वैसे कर्तव्य और दायित्व एक दूसरे के, अब एक ये बोल सकते हो कि समानार्थक ही हैं, लेकिन दायित्व को क्या है, कंपलसरी बना दिया गया है। तो जब भी सरकार में उच्चस्थ व्यक्ति जो होगा वो निम्नस्थ व्यक्ति को अगर निर्देश पालन करने के लिए बोलेगा, अगर खुद से पालन कर रहा है निम्नस्थ व्यक्ति तो वो तो कर्तव्य है, और अगर उच्चस्थ ने बोल दिया और कंप्लीट करना ही करना है तो वो क्या है, दायित्व हो गया। ओके, तो नॉर्मली हम जब बोलते हैं ड्यूटीज की ड्यूटी पे जा रहा हूँ मैं, तो वो सरकार में क्या होता है, दायित्व होता है कि वो आपको पालन करना ही करना होगा हर कंट्रीज में। ओके, ठीक है। ओके, जब किसी व्यक्ति को, ये आपको बता दिया, जब किसी विधि के तहत जब इसको अनिवार्य बना दिया जाता है तो दायित्व कहलाता है। हेलमेट पहनने का कर्तव्य भंग होने पर जुर्माना चुकाना दायित्व कहलाता है, एक तरीके से एग्जाम्पल के रूप में। ओके, आपका कर्तव्य है कि हेलमेट पहनना है, एंड वो कर्तव्य जो होता है वो नैतिक रूप से होता है, ऐच्छिक होता है, लेकिन उसमें बाध्यता अगर जोड़ दी जाती है तो वो दायित्व कहलाता है। ओके, दैट्स इट। देन दायित्व की परिभाषाएं ऑस्टिन के अनुसार और फ्रेडरिक के अनुसार, बाकी चीज़ें वही रहेंगी, कोई खास अंतर नहीं आने वाला है। वैदिक दायित्व कर्तव्य भंग होने के पश्चात उत्पन्न होते हैं। नॉर्मली यहाँ अगर इस एग्जाम्पल से हम समझें तो और आसानी से समझ सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल, हेलमेट वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। हेलमेट पहन के जाना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। कर्तव्य ऐच्छिक है, ठीक है, ऐच्छिक है, और ये नैतिक रूप से देखा जाएगा। ओके, कर्तव्य ऐच्छिक है और नैतिक रूप से जोड़ देखा जाएगा। बाकी कर्तव्य और दायित्व समानार्थक है एक दूसरे की, बट इस कर्तव्य में अगर बाध्यता जोड़ दी गई कि हेलमेट पहनना जरूरी है, ठीक है, तो वो कंपलसरी हो गया, और कानून में बना दिया कि अगर आपने इसका उल्लंघन कर दिया तो आपको फिर प्रावधान होगा, कुछ सजा या दंड देनी होगी। तो ये दायित्व होगा आपका कि आपको उसके, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो फिर उसके बाद में आपको जुर्माना चुकाना ही चुकाना होगा, अदरवाइज आपकी जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा या आपको कुछ सज़ा वगैरह भी मिल सकती है। तो कर्तव्य में बाध्यता जोड़ना ही दायित्व कहलाता है। ओके, तो विधिक दायित्व कर्तव्य भंग होने के पश्चात उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे कर्तव्य भंग क्या हुआ कि हेलमेट पहनना चाहिए, उसके बाद में उसको जुर्माना चुकाना उसका दायित्व हो चुका है। ओके,
विधिक दायित्व कर्तव्य भंग होने के पश्चात उत्पन्न होते हैं। कर्तव्य भंग के पश्चात जिस किसी कार्य के लिए व्यक्ति को उत्तरदायी बनाया जा सके वह उसका दायित्व कहलाता है। अगर कर्तव्य भंग कर दिया तो उसके बाद में आपको दायित्व को भी या रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी उसमें, ओके, या निभानी पड़ेगी, जो भी आगे सरकार के प्रोसेस के थ्रू होगी। फ्रेडरिक पोलक के अनुसार क्या ये ऑस्टिन के अनुसार है, रट लेना, और कोई ऑप्शन है नहीं, बेसिक चीज़ वही है। कर्तव्य में अगर बाध्यता जोड़ दी गई है तो दायित्व हो चुका है और कुछ स्पेशल नहीं है। कर्तव्य कार्य की प्रकृति के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं, जबकि दायित्व कर्तव्य भंग होने के बाद में आते हैं। ठीक है, कर्तव्य भंग होने के बाद में दायित्व आ रहा है, ओके, और कर्तव्य कार्य की प्रकृति के आधार पर किए जाते हैं। अतः दायित्व कर्तव्य का अगला चरण है एक तरीके से, ओके, और कर्तव्य में कंपल्सरीनेस होने पे दायित्व बनता है, ओके। जस्ट हेलमेट वाले एग्जाम्पल से आप समझिए, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपको जुर्माना चुकाना ये आपका दायित्व है, ठीक है, ये आपका कंपल्सरी है, ये कंपल्सरी ही है, ओके। जब आपको पुलिस ने रोक लिया, अगर उसने वहाँ पे आपकी पर्ची काट दी तो आपका वो जुर्माना चुकाना उसका कंपल्सरी हो गया, ओके, हर कंडीशन में। दायित्व के प्रकार: दीवानी दायित्व, आपराधिक दायित्व, कठोर एवं प्रतिनिधित्वात्मक दायित्व। थोड़ा सा ये जरूर आपके मेंस एग्जाम में 2 नंबर का और 5 नंबर का बन सकता है, यहाँ से आप थोड़ा सा याद कर लेना और समझ लीजिए। दीवानी कर्तव्यों के भंग होने के पश्चात व्यक्ति को जो दायित्व उत्पन्न होते हैं वो दीवानी दायित्व कहलाते हैं। दीवानी जब भी बात आती है तो ये पैसों के लेन देन से रिलेटेड आती है, ठीक है। कोई आपने व्यवहार में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में, और अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया तो फिर आप जो है वो किस तरीके का केस करते हैं, वो दीवानी केस होता है, ओके। मान लीजिए कि कहीं आप किसी कोचिंग में गए या कहीं आपने किसी के साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि आपको मैं ये रुपए दे रहा हूँ, इसके बदले में मुझे ये काम आप करके दे देना, इस तरीके से किया आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर आपने पैसे दे दिए और उस सामने वाले ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, वो काम भी नहीं किया, तो फिर उसके बाद में आप दीवानी केस जो है वो करते हैं। उसके बाद में आप कंपनसेशन जो मांगते हैं, उसके बाद में जो मुआवजा आप मांगते हैं, वो दीवानी दायित्व के रूप में निकल के आता है, ठीक है। वो उसे मजबूरी में चुकाना ही चुकाना होगा, ओके। अनुबंध भंग होने पे क्षतिपूर्ति चुकाने का दायित्व क्या होता है, दीवानी दायित्व। निरपेक्ष कर्तव्यों के भंग होने पर उत्पन्न दायित्व जो होता है वो आपराधिक दायित्व होता है। जैसे कर नहीं चुकाया तो आप आपराधिक दायित्व के अंतर्गत आ गए, ओके। निरपेक्ष कर्तव्य है ये, ओके, आपको समझ में आया, पहले ही बताया। निरपेक्ष कर्तव्य, इसमें आपको अधिकार नहीं मिलने वाला है, निरपेक्ष कर्तव्य जस्ट अभी थोड़ी देर पहले समझाया। सापेक्ष कर्तव्य और निरपेक्ष कर्तव्य दोनों समझाए थे, ओके। और अगर वो अपने भंग कर दिया तो आपराधिक दायित्व कहलाता है वो, ओके। कर न चुकाने पर दंड जो दिया जाएगा वो दायित्व कैसे होगा, आपका आपराधिक दायित्व होगा। और अगर आपने दीवानी कर्तव्यों के भंग होने पे जो दायित्व उत्पन्न हुआ है वो क्या कहलाता है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट टूटने पे जो क्षतिपूर्ति आप चुकाएंगे वो क्या होता है, वो होता है दीवानी दायित्व। कठोर एवं प्रतिनिधित्वात्मक दायित्व, स्ट्रिक्ट एंड विक्रियस लायबिलिटी। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य के माध्यम से कार्य करवाए अथवा कार्य करने का आदेश दे तो कर्तव्य भंग होने की दशा में आदेश देने वाले व्यक्ति का कठोर दायित्व है एवं कर्तव्य भंग करने वाले का दायित्व प्रतिनिधात्मक दायित्व कहलाता है, ठीक है। ओके, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दे कि आप इसको कार्य करना है और कर्तव्य भंग कर दिया गया, ठीक है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट किया उसके द्वारा, तो कर्तव्य भंग करने की दशा में आदेश देने वाले व्यक्ति का कठोर दायित्व होता है और कर्तव्य भंग करने वाले का दायित्व जस्ट एक सिंबोलिज्म में प्रतिनिधात्मक दायित्व कहलाता है, ओके। बस ये रट लेना, समझ में नहीं आए तो ठीक है, क्योंकि हमें LLB एडवोकेट बनना नहीं है, जस्ट रट लेना, ओके। उसके बाद में हमारा RS मेंस के इसी में एक टॉपिक और आता है कर्तव्य। अब 3 पॉइंट हमने देख लिए। 3 पॉइंट कौन कौन से देखे, एक तो देखा अधिकार, ठीक है, एक देखा कर्तव्य, ओके, और मैंने बोला था कर्तव्य दायित्व के समीप है, ठीक है। इस कर्तव्य में अगर बाध्यता जोड़ देते हैं, ज़बरदस्ती जोड़ दिया जाता है तो वो दायित्व होता है, और कर्तव्य के भंग होने पे दायित्व निभाना कंपलसरी होता है। कर्तव्य आपने कोई, आपका कर्तव्य हेलमेट पहनना, कर्तव्य के भंग होने पे दायित्व आता है। सभी परिभाषाओं में हमने ये बात देखी थी, ओके। और अधिकार हायर पोस्ट वाला होता है, उच्चस्थ के पास में शक्ति का होना ही अधिकार कहलाता है। कर्तव्य ये निम्नस्थ के पास में जो कर्तव्य दिए गए हैं, यानी कर्तव्य अधिकार के साथ में सहायक रूप से जुड़े हुए होते हैं, ओके।
और उनमें बाध्यता जोड़ देना वो दायित्व होता है। तो अधिकार कर्तव्य के भंग होने के बाद में क्या आता है, अपना दायित्व आता है। अब यहाँ पे एक शब्द उन्होंने दिया हुआ है व्यक्तित्व, ठीक है, या व्यक्ति। बाकी आप सब जानते हैं, मैं भी व्यक्ति, आप भी व्यक्ति, और आपका कुछ देखने के लिए कुछ व्यक्तित्व भी दिखता होगा, आपकी पर्सनालिटी। लेकिन लॉ में क्या बोला है उन्होंने, लॉ में कुछ स्पेशल परिभाषाएं दी हुई हैं। व्यक्ति या पर्सन एक शब्द है, लैटिन शब्द, जिसका मतलब प्रोसोपोन, जिसका मतलब होता है मुखौटा। वहाँ से पर्सोना निकल के आया, फिर वहाँ से पर्सन निकल के आया। तो जिस भी मतलब जहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ी, अधिकार और कर्तव्य, ठीक है। तो जहाँ अधिकार एंड कर्तव्य जिसको दिए गए हैं वो क्या कहलाता है, व्यक्ति कहलाता है। दैट्स इट, ये परिभाषा है इसकी। ओके, देखो, व्यक्ति शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। इसका अभिप्राय है नाटक के पात्रों में द्वारा पहने गए मुखौटे से, जिससे कलाकार की एक छवि दर्शकों के मन मस्तिष्क में स्थापित होती है। विधि के शब्दों में व्यक्ति की वह संकल्पना है जिसे विधि अधिकार प्रदान करती है तथा जिसके ऊपर कर्तव्य आरोपित करती है। जस्ट क्या हुआ, विधि के अनुसार परिभाषा व्यक्ति की, व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति जिसको अधिकार दिए गए हैं और वो व्यक्ति जिसे कर्तव्य का पालन करना होता है। दैट्स इट, वो व्यक्ति है जिसे अधिकार दिए गए हैं और वो व्यक्ति है जिसे कर्तव्य का पालन करना होता है, वो क्या है, व्यक्ति है। ये लॉ के अनुसार पर्सन है। ओके, सामंत ये क्या कहते हैं, वह जिसे विधि के अंतर्गत अधिकार एवं कर्तव्य प्राप्त होते हैं, क्या होता है, वो व्यक्ति होता है। ओके, वह जिसे लॉ के तहत अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, वो व्यक्ति। ऑस्टिन, अधिकार एवं कर्तव्यों से विधि की नज़रों में बनने वाली पहचान व्यक्तित्व कहलाती है। ओके, यहाँ पे व्यक्तिगत लिख दिया है साथ में, व्यक्तित्व कहलाती है। अधिकार एवं कर्तव्यों से विधि की नज़रों में जो किसी व्यक्ति की पहचान बनती है तो वो उसकी व्यक्तित्व कहलाता है। ओके, और एवं पहचान प्राप्त अस्तित्व विधिक व्यक्ति होता है। दैट्स इट, जिसको अधिकार और कर्तव्य मिले हुए हैं वो व्यक्ति, और उस व्यक्ति की उन अधिकारों और कर्तव्यों के कारण आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी, वो उसका व्यक्तित्व, उसको जो पहचान मिली है वो उसका व्यक्तित्व। बस यही। विधि के अनुसार व्यक्तित्व जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। व्यक्ति, विधि के अनुसार विधिक व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति। बोले सर, प्राकृतिक और कृत्रिम व्यक्ति? व्यक्ति की परिभाषा मैंने बोल दी कि अधिकार एवं कर्तव्य जिसको दिए गए वो व्यक्ति, और अधिकार और कर्तव्य मिलने के कारण उसकी जो इमेज बनी, उसकी जो पहचान बनी, वो उसका व्यक्तित्व। ओके, उसकी वो पर्सनालिटी। अब आपसे पूछे कि वो विधि में व्यक्ति को कितने प्रकार से डिफाइन किया है, तो विधि में व्यक्ति को दो प्रकार से बताया, एक तो प्राकृतिक व्यक्ति और एक कृत्रिम व्यक्ति। बोले प्राकृतिक व्यक्ति हम और आप, कोई भी जीवित व्यक्ति जो है वो प्राकृतिक व्यक्ति होता है। तो फिर कृत्रिम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि जो पंजीकृत संस्थाएं होती हैं वो कृत्रिम व्यक्ति कहलाती हैं। संस्थाएं भी व्यक्ति के रूप में मानी जाती हैं विधि के द्वारा। मान लीजिए कि आपने कोई कंपनी खोली और उसे आपने रजिस्टर करवा लिया कंपनी एक्ट के तहत, तो फिर वो कंपनी भी एक व्यक्ति हो गई है। ओके, वो भी एक पर्सन हो चुकी है। अब उसको भी अधिकार और कर्तव्य मिलने वाले हैं, उसकी भी व्यक्तित्व बनने वाला है। रिलायंस जियो, मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस एक्ट के तहत जो है पंजीकृत है, रिलायंस को कुछ अधिकार और कर्तव्य मिलेंगे, तो उसका कुछ व्यक्तित्व भी बनेगा उन अधिकार और कर्तव्यों के कारण। तो वो क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है। ओके, प्राकृतिक व्यक्ति जीवित मनुष्य ही प्राकृतिक व्यक्ति कहलाता है। उसके अलावा हमारे भारत में कुछ अपवाद हैं इस प्राकृतिक व्यक्ति में, कुछ जीवित नहीं है फिर भी जो है वो व्यक्ति माने जाते हैं। वो चार आप रट लेना, अजन्मा व्यक्ति, सब मंदिर या देवी मूर्ति, एंड उसके अलावा नदियाँ और तालाब या जहाँ पे पूजा होती है वो जो है वो उन्हें भी प्राकृतिक व्यक्ति माना जाता है। एक तो वो जीवित जो है वो सब प्राकृतिक व्यक्ति हो गए, उसके अलावा अजन्मा बालक जो है वो भी प्राकृतिक व्यक्ति माना गया है। क्यों? क्योंकि उसके जन्म लेने से पहले ही उसको कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं हमारे भारत के अंतर्गत। ठीक है, भारत में ये प्रॉपर्ली है। तो ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट के तहत बच्चे के जन्म लेने से पहले ही बच्चे के अधिकार पहुंच चुके हैं कि अगर इस व्यक्ति का कोई बच्चा होता है तो इस व्यक्ति की संपत्ति का ट्रांसफ़र उस बच्चे को ही होगा। ओके, तो भारतीय विधि के तहत जो है वो इन्हें प्राकृतिक व्यक्ति माना गया है, प्राकृतिक, जबकि ये जीवित मनुष्य अभी है नहीं क्योंकि इसने जन्म ही नहीं लिया। कोई सब है तो सब को
भी कुछ अधिकार मिले हुए हैं या कर्तव्य मिले हुए हैं। जैसे संस्कार का कर्तव्य है लोगों का, उसके बच्चों का कर्तव्य है कि कोई व्यक्ति मर चुका है तो उसको अंतिम संस्कार अच्छे ढंग से कराया जाना चाहिए। तो ये कर्तव्य उसके बच्चों का या उसके समाज का है उस सब के प्रति, ठीक है। तो ये इसलिए इसे हम प्राकृतिक व्यक्ति मान लेते हैं उस सब को, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये अपूर्ण अधिकार है, क्योंकि अगर वो अंतिम संस्कार नहीं करते हैं लोग उनके, तो उसके खिलाफ या उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। अपूर्ण अधिकार इन द सेंस कि ये सेंस है कि ये अधिकार मिला हुआ है लेकिन उसका विधि में संरक्षण नहीं है, उसे क्या बोला जाता है? अपूर्ण अधिकार। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। उसके अलावा मंदिर, देवी देवता, हमारे यहाँ भारत में ये माना जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जीवित हैं एक्चुअली में, तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उन्हें जीवित मान के चला जाता है, तो वो भी क्या हो गए? प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में माना जाता है। नदियाँ, तालाब जिन्हें पूजते हैं हम, उन्हें जीवित मानते हैं हम, ठीक है। हम खुद मानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के तहत मानते हैं, तो ये भी क्या होता है? प्राकृतिक व्यक्ति ही होता है। तो जब भी विधिक व्यक्ति के बारे में प्रकार पूछे जाएं, विधिक व्यक्ति के प्रकार बताइए, 2 प्रकार आप बताएंगे, प्राकृतिक व्यक्ति एंड कृत्रिम व्यक्ति, ठीक है। प्राकृतिक व्यक्ति में आप बोलेंगे कि जीवित मनुष्य ही प्राकृतिक व्यक्ति होता है। उसके अलावा भारतीय संस्कृति में कुछ अपवाद हैं जिनमें प्राकृतिक व्यक्तियों को शामिल किया गया है। पहला अजन्मा बालक, दूसरा सब, तीसरा मंदिर या देवी देवता, और चौथा नदियाँ, तालाब जिन्हें पूजा जाता है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो क्या है? भारत में प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में माने गए हैं। और कृत्रिम व्यक्ति क्या होता है? जो भी संस्था कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत की गई है वो कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है, ठीक है। ये 2 प्रकार से है, एकीकृत निगम होता है या समेकित निगम होता है। अगर वैधानिक पद पे कोई व्यक्ति है तो वो एक पद है, वैधानिक पद जो है, वैधानिक पद है एक्चुअली। व्यक्ति तो यहाँ आ जाएगा, कोई अगर जीवित व्यक्ति है तो वो तो इधर प्राकृतिक में आ जाएगा, लेकिन कोई पद है वो भी क्या माना जाता है? कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। तो राष्ट्रपति का पद क्या है? कृत्रिम व्यक्ति है। और एक निगम होता है तो वो पंजीकृत संस्था के रूप में होता है, लाइक कोई कंपनी है तो वो भी क्या है? व्यक्ति है, लेकिन कैसी व्यक्ति है? कृत्रिम व्यक्ति, ओके। कृत्रिम व्यक्ति पंजीकृत संस्था के तहत या एक वैधानिक पद को भी कृत्रिम पद माना जाता है, ओके। राष्ट्रपति का पद जो है, प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का तो वो उनका मुखिया के रूप में बोला जाता है, या कोई उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है, या राज्यपाल का पद है, ये व्यक्ति हैं एक्चुअली में, पद ही व्यक्ति हैं। लोग अगर वहाँ आसीन हो रहे हैं तो वो तो व्यक्ति प्राकृतिक में आ ही रहे हैं, लेकिन वो पद भी अपने आप में व्यक्ति है, ओके। वो कैसा व्यक्ति है? कृत्रिम व्यक्ति। तो याद कर लेना, पंजीकृत संस्थाएं कृत्रिम संस्थाएं कहलाती हैं, कंपनी एक्ट के तहत नॉर्मली पंजीकृत होती हैं। इसमें एक चीज़ और शामिल होती है, वो क्या होती है? एकीकृत निगम। तो जब भी कृत्रिम व्यक्ति की बात आएगी तो ये 2 हैं, एकीकृत निगम यानी वैधानिक पद जो है वो एकीकृत निगम, चाहे राष्ट्रपति, राज्यपाल, और समेकित निगम यानी पंजीकृत संस्थाएं, वो इजी यानी एग्जाम्पल कंपनी के रूप में आती है। तो ये अपना कृत्रिम व्यक्ति होता है, ओके, दैट्स इट। कृत्रिम व्यक्ति के लक्षण। कृत्रिम व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? वैधानिक अधिनियम द्वारा पंजीकरण आवश्यक है, बिल्कुल बात सही है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसकी बात की जा रही है। कृत्रिम व्यक्ति के आपसे लक्षण पूछे जाएं तो जीवित के तो है कि वो जीवित होना चाहिए, प्राकृतिक व्यक्ति के तो ये जीवित होना चाहिए, उसके अलावा 4 अपवाद हैं तो उसके तो कोई लक्षण की जरूरत है ही नहीं, वो जीवित है तो है, नहीं है तो फिर उसके बाद में वो है ही नहीं व्यक्ति, ओके। यहाँ पे अपवाद याद रख लेना बस। अब कृत्रिम व्यक्ति के बनने के क्या क्या लक्षण हैं? तो एक तो ये वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कृत्रिम संस्थाओं का अस्तित्व उनके स्वामी या सदस्यों के अस्तित्व से पृथक होता है, ऐसा उसका लक्षण होना चाहिए। रिलायंस अगर कोई संस्था जो बन रही है, कंपनी बन रही है, उसका अस्तित्व एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में और उसके मालिक मुकेश अंबानी का अस्तित्व एक प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में, दोनों पृथक रूप में। संपत्ति हस्तांतरण संभव है कृत्रिम व्यक्ति का भी, ठीक है। प्राकृतिक व्यक्ति का तो है ही संपत्ति हस्तांतरण, प्राकृतिक व्यक्ति तो अपनी संपत्ति को अपने बच्चों को दे सकता है, ऐसे अलाउट कर सकता है। कृत्रिम व्यक्ति भी संपत्ति हस्तांतरण कर सकता है, एक कंपनी अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा दूसरी कंपनी को बेची जा सकती है। काम लोग करेंगे, काम कंपनी के कार्य करने वाले कर्मचारी करेंगे, लेकिन हो किसके नाम से रहा होगा वो सब? वो कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कंपनी के नाम से होने वाला होगा, ओके। ऐसी संस्थाओं पर केस भी किया जा सकता है, कृत्रिम संस्थाओं पर केस भी किया जा सकता है, ठीक है। रिलायंस ने अगर कोई पर्यावरण का कुछ कानून का उल्लंघन किया रिलायंस कंपनी ने, तो केस रिलायंस पे ही चलेगा, भले ही लड़ेंगे लोग ही, ठीक है, लेकिन नाम किससे चलेगा? रिलायंस के नाम से।
इन संस्थाओं की एक सील भी होती है, सार्वभौम मुद्रा होती है। प्राकृतिक व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य की तुलना में अंतर होता है। प्राकृतिक व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य थोड़े अधिक होते हैं और इधर कृत्रिम व्यक्ति जो होता है उसके अधिकार एंड कर्तव्य थोड़े कम होते हैं। ओके, बस यही है, ये कृत्रिम व्यक्ति के लक्षण याद कर लेना, समझ में आ गए हो तो ठीक है, बाकी रट लेना। जस्ट रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। कंपनी का अस्तित्व उसके मालिक से अलग होता है। संपत्ति हस्तांतरण संभव है। ऐसी कंपनियों पे केस भी किया जा सकता है। कृत्रिम व्यक्तियों पे केस भी किया जा सकता है। कृत्रिम व्यक्ति की एक सील भी होती है। ओके, व्यक्तित्व की संकल्पना यानी निगम संकल्पना दो बताई थी मैंने यहाँ पे। एक तो हो गया एकीकृत, एक हो गया समेकित निगम। तो इस व्यक्तित्व के कॉन्सेप्ट या संकल्पना पे कुछ लोगों ने कुछ बोला है, तो वो देख लीजिए कि एक है कल्पना सिद्धांत। ठीक है, महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है, मतलब ये जो मान लीजिए एग्जाम्पल से समझे, रिलायंस कंपनी बनी हुई है, ठीक है, और ऐसे मैंने क्या बोल दिया, कृत्रिम व्यक्ति। ठीक है, कृत्रिम व्यक्ति बोल दिया। ठीक है, कृत्रिम व्यक्ति बोल दिया, और इसका ही कुछ अधिकार, और व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्य होते ही हैं, निश्चित सी बात है। तो कृत्रिम व्यक्ति को भी कुछ अधिकार और कर्तव्य होंगे ही। ठीक है, अधिकार एंड कर्तव्य होंगे, और निश्चित सी बात है अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हैं तो इसकी कुछ इमेज, पहचान बन रही होगी, वो इसका व्यक्तित्व होगा। ठीक है, अब इस व्यक्तित्व से रिलेटेड कुछ सिद्धांत हैं वो, कि कोई निगमित संस्था है उसके व्यक्तित्व से रिलेटेड सिद्धांत हैं। तो एक तो है ये कल्पना सिद्धांत। कल्पना सिद्धांत के समर्थक हैं सामंत, सेमनी एंड जेसी ग्रे। ये कहते हैं कि निगमित संस्थाएं विधि की कल्पनाओं पर जन्म लेती हैं, वास्तविकता में कुछ है ही नहीं। इनका स्वयं का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ विधि की कल्पनाओं में एग्जिस्ट करता है, ये कल्पना सिद्धांत कहता है। ठीक है, तो बस ध्यान कर लेना, नाम से पता चल रहा है। ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो कृत्रिम व्यक्ति हमने माना है, किसको माना है, रिलायंस को। ठीक है, ये जो है ना जस्ट विधि की कल्पनाओं में है, बाकी व्यक्ति है ही नहीं, ये इनका कहना है। ओके, बात भी सही है, प्राकृतिक व्यक्ति ही होता है, उन्हें को तो जीवित चीज को ही व्यक्ति बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उस विधि के तहत कंपनी को भी किस में शामिल कर दिया है, ये जो है वो कृत्रिम व्यक्ति के रूप में शामिल कर दिया है। ओके, तो ये कल्पना सिद्धांत है जिसके समर्थक ये कह रहे हैं निगमित संस्थाएं विधि की कल्पनाओं पर जन्म लेती हैं, इमेजेज में होती हैं, वास्तविकता में कुछ भी नहीं है, स्वयं का अस्तित्व विधिक दृष्टिकोण से सिर्फ काल्पनिक है। फिर उसके बाद में कुछ समर्थक आते हैं यथार्थता वाले, जैसे समर्थक हैं इसके पोलक, तो बोलते हैं कि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ कल्पना नहीं है, इस कल्पना का भी यथार्थ में निरूपण किया गया है। कंपनी अगर बनाई है तो उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया गया है, कंपनी के लिए कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई हैं, तो तब जाके कंपनी बनी है, इसलिए हम उसे कृत्रिम व्यक्ति बोल रहे हैं। बाकी जितना समझ में आए वो देख लेना, नहीं तो ये 2 लाइन रट लेना, दैट्स इट। कल्पना का यथार्थ निरूपण यथार्थता सिद्धांत कहलाता है, जिसके समर्थक पोलक हैं। निगमित संस्थाएं सिर्फ कल्पना आधारित नहीं होती, बल्कि इन्हें स्थापना से पूर्व वैधानिक उपचारिताओं का पालन करना पड़ता है, जो कि सत्यता पर आधारित होती हैं। उसके कागज पत्तर की पूर्ति करवानी पड़ती है, तब जाके वो कंपनी यथार्थता में आती है। वो कृत्रिम या निगमित संस्था जो है वो यथार्थता में आती है, तब उसे कृत्रिम व्यक्ति बोला जाता है। और एक आता है कोष्टक सिद्धांत, और कोष्टक सिद्धांत क्या कहता है कि कुछ नहीं है, ये जो मुकेश अंबानी है ना, ये मुकेश अंबानी, इस मुकेश अंबानी के कोष्टक में हम रिलायंस लिख देंगे, बस ये कोष्टक सिद्धांत है। मतलब क्या होता है कोष्टक सिद्धांत में, जब भी देखें इस तरीके से, तो बड़ा कौन है, मुकेश अंबानी, उसके अंतर्गत आ रही है रिलायंस, तो जो कोष्टक में लिखा हुआ है वो जो है वो एक तरीके से यहाँ निगमित संस्था होती है। ठीक है, ये सिद्धांत ये कहता है। ब्रैकेट थ्योरी प्रतीकात्मक रूप है, इसके समर्थक है ईयरिंग। ये क्या कह रहे हैं, निगमित संस्थाओं के सदस्य ही वास्तविक अस्तित्व प्राप्त होता है। जो निगमित संस्थाओं के ओरिजिनल कार्य करने वाले कर्मचारी या उसके मालिक होते हैं, उनका ही वास्तविक अस्तित्व होता है। एक्चुअली में अस्तित्व मुकेश अंबानी का ही है, रिलायंस का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। रिलायंस सिर्फ कोष्टक में लिखने के लिए, पंजीकृत संस्थाएं तो केवल कोष्टक में विद्यमान होती हैं। वास्तविक रूप में जीवित सदस्य ही वास्तविक हितधारक होते हैं। और बात बिल्कुल सही है ये वाली, कि भाई फायदा हो रहा है, ठीक है, बोलेंगे कंपनी रिलायंस को इस बार 5,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, लेकिन वो फायदा मुकेश अंबानी के पास में जा रहा है या शेयर धारकों के पास में जा रहा है। ठीक है, तो जीवित सदस्य या प्राकृतिक व्यक्ति ही जो है वो वास्तविक हितधारी होते हैं। तो ये जो कंपनी की निगमित संस्था के बारे में जो बताया, इनके कुछ 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए, कल्पना सिद्धांत, यथार्थता सिद्धांत एंड कोष्टक सिद्धांत। कल्पना बोलता है कि ये कृत्रिम व्यक्ति जो है वो कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इमेजेज में है, सिर्फ कल्पनाओं में है, और बाकी है ही नहीं। एक्चुअली में बन तो रही है कंपनी, लेकिन कंपनी नाम की कोई वास्तविक में कोई व्यक्ति है ही नहीं। ठीक है,
फिर यथार्थता वाला बोलता है कि ठीक है तुमने कहा कल्पना है, लेकिन कल्पना को करने से पहले आपको बहुत सारी कागज पूर्ति करनी पड़ी है, आपको बिल्डिंग बनानी पड़ी है, तो वो उसे यथार्थता में कन्वर्ट किया गया है, ऐसा यथार्थता वाला बोलता है। और कोष्टक वाला बोलता है कि ठीक है दोनों चीज़ों को मान के चलिए कि कंपनी है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन कंपनी तब एग्जिस्ट करती है जब उस कंपनी का मालिक एग्जिस्ट करता है। तो कंपनी का मालिक प्रमुख है, कंपनी सिर्फ कोष्टक में है। ओके, दैट्स इट, कोष्टक सिद्धांत है। अब यहाँ पे मैंने सवाल लिखे हुए हैं, ठीक है। एक सवाल, क्या कृत्रिम व्यक्तियों पे आपराधिक दायित्व किया जा सकता है? कृत्रिम व्यक्ति यानी कोई कंपनी, क्या रिलायंस पे जो है वो कोई केस किया जाता है आपराधिक वाला? तो ये पता ही है, केस किया जा सकता है। ओके, मैंने तो यहाँ शायद इसमें बता दिया था, ऐसी संस्थाओं पे केस भी किया जा सकता है, नॉर्मल। एक कंपनी स्वयं भारतीय नागरिक होती है क्या? नागरिक होती है क्या? भारतीय नागरिक होने के लिए जीवित मनुष्य का होना आवश्यक है। ओके, तो कंपनी जीवित नहीं है, ठीक है। हम उसे कृत्रिम व्यक्ति तो मान रहे हैं, कृत्रिम व्यक्ति मान रहे हैं क्योंकि उसको कुछ अधिकार एंड कर्तव्य मिले हुए हैं, ठीक है। अधिकार, व्यक्ति की परिभाषा क्या है? वो जिसको अधिकार एंड कर्तव्य मिले हुए हैं। दो प्रकार के व्यक्ति, प्राकृतिक जो जीवित है, और कृत्रिम जो किसी कंपनी एक्ट के तहत उसको अधिकार और कर्तव्य मिले हुए हैं। तो क्या एक कंपनी भारतीय नागरिक बन सकती है? नहीं, कंपनी भारतीय नागरिक नहीं बन सकती। भारतीय नागरिक वही बन सकता है जो जीवित मनुष्य है। ओके, उसके बाद में भारतीय नागरिक बनने की प्रोसेस अपने पॉलिटी में आती है वो है, लेकिन एक कंपनी भारतीय नागरिक नहीं हो सकती। कुछ सवाल हैं, मैं जस्ट उन्हें बोलूँगा एंड आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल जो बन सकते हैं वो यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं। विधि की परिभाषा काफ़ी बार बताइए। मानवीय समाज में मानव के बाह्य आचरण के औचित्य निर्धारित करने के नियम ही विधि कहलाती है। विधि की परिभाषा मैंने शुरुआत में बता दी थी। सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको पालन करना चाहिए, अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको दंड का प्रावधान है, और इसके कारण समाज के लोगों का बाह्य आचरण जो है वो नियमित होता है, कंट्रोल्ड होता है। विधि की प्रकृति कैसी होती है? ये आदेशात्मक में होता है, ये आपको फॉलो करना ही करना होगा, ये ऑर्डर्ड है। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको दंड दिया जाएगा। सामंत के अनुसार कब्जे की परिभाषा देख लेना, लिख देना। ओके, सेवनी के अनुसार काय और धारणा से, ये थोड़ा सा आप रिमाइंड कर लीजिए। धारणा से किसी वस्तु या संपत्ति पे कब्जा करने की इच्छा होना, ये होता है धारणा से। धारणा, पहले आपने अपने इच्छा व्यक्त करी एंड देन उस वस्तु को प्राप्त कर लेना, वो क्या होता है? काय हो जाता है। ओके, किसी वस्तु के प्रति इच्छा व्यक्त करना धारणा से, और उस वस्तु को प्राप्त कर लेना, अपने कब्जे में ले लेना, वो क्या कहलाता है? काय। आवासीय कब्जा पता है, करवा दिया। शास्त्रिक दायित्व, किसी व्यक्ति द्वारा अन्य के विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर उत्पन्न दायित्व शास्त्रिक दायित्व कहलाता है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य के विधिक अधिकारों के उल्लंघन करने पे उत्पन्न दायित्व, दायित्व का मतलब आपने किसी कर्तव्य को जो है वो उल्लंघन कर दिया, तो आपके पास में कर्तव्य उल्लंघन के बाद में दायित्व आता है। तो किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन कर दिया, तो वो फिर उसके बाद में उसके पास में क्या आता है? सात्विक दायित्व आता है। रट लेना, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो रट। विधिक व्यक्ति की परिभाषा, वो जिसको क्या मिले हुए हैं? अधिकार एवं कर्तव्य मिले। विधिक व्यक्ति के प्रकार, दो प्रकार, कृत्रिम एंड प्राकृतिक। प्राकृतिक वो जीवित है, 4 अपवाद बताए थे भारत के अनुसार। अजन्मा बालक, सब, मंदिर, और उसके अलावा अपने तालाब। मस्जिद क्या प्राकृतिक व्यक्ति है? मस्जिद नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मस्जिदों में मूर्ति होती नहीं है। ओके, वहाँ पे मूर्ति पूजा अलाउ नहीं है, तो मस्जिद प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है। ओके, उसके बाद में दायित्व एवं कर्तव्य में अंतर आप बता दोगे, ठीक है। कर्तव्य जो है वो ऐच्छिक है, नैतिक है। ओके, कर्तव्य में अगर बाध्यता जोड़ दी जाती है तो वो दायित्व होता है, और कर्तव्य के उल्लंघन पे दायित्व बनता है। ओके, प्रतिकूल कब्जा कर लेना। स्वामित्व की परिभाषा, व्यक्ति का किसी वस्तु पर वास्तविक नियंत्रण ही स्वामित्व कहलाता है। विधिक अधिकार की आवश्यकता तो देख लेना, आप समझ जाएंगे। ओके, कर्तव्य की परिभाषा, सापेक्ष कर्तव्य, अपूर्ण अधिकार, सब मैंने पढ़ा दिया। स्वामित्व एवं कब्जे में अंतर खुद से आप करना। मूर्त एवं अमूर्त कब्जा बता दिया। स्वामित्व किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, प्रकार के तरीके बता दिए। अधिकार एवं कर्तव्य अंतर, कृत्रिम व्यक्ति एवं कृत्रिम व्यक्तित्व को समझाइए, समझा सकते हो, ठीक है। प्राकृतिक व्यक्ति में केवल जीवित मनुष्य शामिल है, समझाइए। बाकी कुछ सवाल हैं जो आपको खुद से भी करने चाहिए। स्वामित्व के संबंध में महात्मा गांधी, थोड़ा सा रिसर्च आप खुद कर लेना इस चीज़ में। ओके, उसके अलावा
विधि की विश्लेषणात्मक विचारधारा समझाई हुई है। विधि का विशुद्ध सिद्धांत क्या है, तो एक सिद्धांत और है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। केल्सन के अनुसार विधि की अवधारणा, जिसके अनुसार विधि क्या है इसका वर्णन विधि में होना चाहिए तथा विधि के सिद्धांत ऐसे हों जो सभी स्थानों पे समान रूप से लागू हों। ये क्या है, विशुद्ध सिद्धांत। ओके। ऑस्टिन के अनुसार सामित्य कर लेना। साइमंड के अनुसार सामित्य, कब्जे से क्या तात्पर्य है, मूर्त अमूर्त कब्जे में अंतर बताइए। प्रदान द्वारा कब्जे का अंतरण किस तरीके से किया जा सकता है। कृत्रिम व्यक्ति किसे कहते हैं। विधिक प्रकार के व्यक्ति, व्यक्ति के प्रकार। ओके ओके ओके, यहाँ पे विधिक व्यक्ति के प्रकार, ठीक है। वो जो विधिक व्यक्ति है, निगम, संस्थाएं और निधि, ये तीन चीज़ें याद रखना। मैंने निगम और संस्थाएं तो बता दी थी, निधि भी आप याद रख लेना। ओके, विधिक व्यक्ति के प्रकार। ओके, एंड देन आपराधिक विधिक व्यक्ति के प्रकार दो बताए थे मैंने, दोनों तरीके से वो उसमें से निकाल के लाना एक्चुअली में। एक बताया मैंने प्राकृतिक, एक बताया कृत्रिम, ठीक है। प्राकृतिक में तो जीवित मनुष्य है, कृत्रिम में, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे शायद मैंने मिस्टेकन इस तरीके से डायरेक्ट लिख दिया था, वो आप उसी तरीके से लेके आना। प्राकृतिक में जीवित मनुष्य, कृत्रिम में फिर आप दो भाग बता देना। एक तो जो होगा पद होगा, वैधानिक पद, और एक होगा निगमित संस्था, ठीक है। तीन तरीके से हो गए, एक तो प्राकृतिक व्यक्ति हो गया, विधिक व्यक्ति, एंड देन फिर उसके बाद में वैधानिक पद हो गया कृत्रिम व्यक्ति, और उसके बाद में निगमित संस्था हो गई कृत्रिम व्यक्ति के रूप में। ओके। आपराधिक दायित्व, एनिमस धारणा से क्या है, दो नंबर में पूछा जा सकता है। व्यक्ति लक्ष्य अधिकार क्या है, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ प्राप्त होने वाले अधिकार। अधिकार के लक्षण लिखिए, बता देंगे आप। अधिकार का बेसिक चीज़, ठीक है, ये उच्चस्थ व्यक्ति का होना, ओके, एक पावर का होना, निम्नस्थ व्यक्ति को कर्तव्य पालन कराने की पावर होना। ओके। अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के सहवर्ती हैं, समझाइए। कब्जा स्वामित्व से अधिक महत्वपूर्ण है, कैसे है, अथवा कब्जा विधि का 9वां अंश क्यों है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ये अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि देखो मैंने आपसे बोला था कि कोई भी व्यक्ति, किसी वस्तु का स्वामित्व होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्वामित्व होने के बावजूद में कब्जा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास में कब्जा नहीं है तो उस वस्तु का आप उपयोग नहीं कर पाओगे, उस वस्तु का उपभोग नहीं कर पाओगे, उस वस्तु का हस्तांतरण नहीं कर पाओगे। स्वामित्व है, आपके पास में स्वामित्व है, लेकिन आपका ये पेंसिल चोरी होकर किसी दूसरे के कब्जे में चला गया, तो स्वामित्व होना ठीक है, लेकिन स्वामित्व से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको उस व्यक्ति वस्तु का कब्जा हो आपके पास में, ठीक है। तो कब्जा अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए कब्जे को जो है वो विधि का 9वां अंश भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप समझा सकते हैं इस बात को कि कब्जा होने के बाद ही आप उस वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं, उस वस्तु को स्थानांतरण कर सकते हैं। ये अधिकार आपको स्वामी होने के साथ मिल जाते हैं, लेकिन जब तक कब्जा नहीं है तब तक आप उनका उपयोग नहीं कर सकते। दैट्स भाई कब्जा स्वामित्व से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सामान्य स्वामित्व एवं संयुक्त स्वामित्व में क्या अंतर है, कब्जा एवं स्वामित्व में क्या अंतर है, कब्जा प्राप्त करने के क्या तरीके। ये मोस्टली सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, कुछ थोड़ा सा आप रिसर्च करके इनको क्लियर कर लेना। आई थिंक मैंने ये आपको पहला चैप्टर जिसमें विधि की अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए, स्वामित्व एवं कब्जा समझाया, अधिकार समझा दिए, कर्तव्य समझा दिए, दायित्व समझा दिए, व्यक्तित्व समझा दिए। एज ए RS स्टूडेंट थोड़ा बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत आपको भी पड़ेगी। अगर कुछ सवाल हमारे इस लेक्चर सीरीज से थ्रू मिलते हैं एंड कुछ सवाल आपको जो टेस्ट है उसमें एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा आप रिसर्च करके उनके आंसर कर लेना। बाकी मोस्टली RS मेंस में जो मैंने पढ़ा है उसमें से निकल जाएंगे। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम कुछ कानूनों के बारे में बात करेंगे, RTI एक्ट, एंड उसके अलावा अपना IT एक्ट में साइबर विधि के बारे में बात करेंगे, एंड उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।